हेलो फ्रेंड्स, मैं लर्निंग पॉइंट 26 में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। पिछली क्लासेस में मैंने आपको सेल के बारे में बताया था, सेल स्ट्रक्चर, सेल फंक्शन और सेल ऑर्गेनेल्स। आज की क्लास में मैं आपको सेल डिवीजन बताऊंगी। चलिए तो शुरू करते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन या सेल फॉर्मेशन, इससे क्या होता है, नई सेल का फॉर्मेशन होता है, न्यू सेल फॉर्मेट होती है, न्यू सेल फॉर्मेट होती है। सेल डिवीजन जो होता है, तो सेल डिवीजन कई प्रकार से होता है। कोई भी सेल होती है तो सेल में सेल की न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म एक विशेष संबंध होता है। ये दोनों एक कह सकते हैं कि दोस्त के तरीके से रहते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब इन दोनों का संबंध टूट जाता है या घनिष्ठता इनकी टूट जाती है। जब घनिष्ठता टूटेगी तो क्या होगा, डिवाइडेशन। क्या होगा, डिवाइडेशन। इसी डिवाइडेशन की वजह से सेल प्रोसेस शुरू होती है, सेल फॉर्मेशन शुरू होता है। सेल फॉर्मेशन कई प्रकार से होता है। माइटोसिस जो सोमेटिक सेल्स में होता है, और इसे माइटोटिक भी कहा जाता है, इसे एक सूत्री विभाजन भी कहा जाता है, इसे समसूत्रण कहा जाता है, कायिक सूत्री विभाजन कहा जाता है। इतने नामों से इसे जान सकते हैं। इसके बाद मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन, इसे अर्धसूत्री या अर्धसूत्रण कहा जाता है। मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन या अर्धसूत्री या अर्धसूत्रण इसे कहा जा सकता है। तीसरी स्टेज या तीसरा टाइप, स्वतंत्र कोश का निर्माण, फ्री सेल फॉर्मेशन, बडिंग, मुकुलन कहा जाता है, जिसे असूत्री विभाजन या एमाइटोसिस। ये किसकी प्रोसेस है? ये सारी सेल डिवीजन की प्रोसेस है, जो कई तरीके से नई सेल का निर्माण होता है। तो आइए आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम बताएंगे आपको समसूत्री विभाजन या सोमेटिक सेल्स फॉर्मेशन। जो समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन जो होता है वो कहाँ होता है, प्लांट सेल में होता है, प्लांट सेल में। और ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में नहीं होता है, सेल्स में नहीं होता है। किस में नहीं होता है? रिप्रोडक्टिव सेल्स में नहीं होता है, प्लांट सेल में होता है। प्लांट सेल के किस पार्ट में होता है? प्लांट सेल के रूट और स्टेम के एपिकल पार्ट या टिप पार्ट, ग्रोइंग रीजन कहते हैं, जैसे क्या कहते हैं, ग्रोइंग रीजन। ग्रोइंग रीजन में डिवीजन यह होता है। कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस या सूत्री विभाजन या समसूत्रण या कायिक सूत्री विभाजन वेजिटेटिव सेल्स में होता है। किस में होता है? वेजिटेटिव सेल्स में, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में होता है। तो आपने देखा किस में होता है, जो माइटोसिस होता है ग्रोइंग रीजन में होता है। किसका? रूट और स्टेम के जो टिप पार्ट होता है उनमें होता है। माइटोसिस की खोज किसने की? माइटोसिस की खोज डब्ल्यू फ्लेमिंग ने 1882 ईस्वी में। किसने की? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने 1882 ईस्वी में की। किसमें की? रूट में और स्टेम में। रूट और स्टेम का जो एपिकल पार्ट होता है, ये या रूट जो होती है, तो रूट का जो एपिकल पार्ट होता है उसमें क्या होता है? उसमें होता है ये माइटोसिस की जो प्रोसेस होती है उसी में होती है। तो माइटोसिस की प्रोसेस भी काफी लंबी है, कई स्टेजेस में बटी हुई है। जो माइटोसिस की प्रोसेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इतनी स्टेजेस में यह बटी हुई होती है। कौन सी प्रोसेस? माइटोसिस की जो प्रोसेस होती है, सेल डिवीजन होता है, वो 4 भागों में बटा होता है इस तरह से। तो जब सेल कोई होती है, सेल डिवीजन के लिए तैयार होती है, तो सबसे पहले न्यूक्लियस किस स्टेज में पाया जाता है? इसमें जो
इस तरह से जो न्यूक्लियस होता है इस फॉर्म में पाया जाता है। इसमें न्यूक्लियोलस दिखाई देती है और क्रोमेटिन नेट दिखाई देता है। उस तरह से इसकी बाल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये आपको शो हो रही है। अब इसके बाद जब उस सेल डिवीजन के लिए, सेल जो होती है डिवीजन के लिए तैयार होती है तो क्या होता है, इंटरफेज स्टेज कहा जाता है इसे, जिसमें यह तैयार होती है सेल डिवीजन के लिए। क्योंकि जब सेल में ग्रोथ होनी होती है तो तभी तो डिवीजन होता है, इसके बाद ही तो ग्रोथ होती है। तो जब ग्रोथ के लिए तैयार होगी तो उसमें क्या होगा, सेल डिवीजन होगा और इससे क्या होता है, सेल में वृद्धि होती है, सेल बढ़ती है। इस तरह से ये स्टेम का पार्ट है, ये इसमें ग्रोथ होगी तो ये और ऊपर आ जाएगा। तो ये डिवीजन के लिए तैयार होगी कि अब हम डिवीजन के लिए या विभाजन के लिए तैयार हैं। तो इस स्टेज को क्या कहा जाता है, इंटरफेज स्टेज। इसमें जो होती है सेल डिवीजन के लिए प्रिपरेशन करती है। तो इसमें जो न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, इसमें जो मैंने बताया आपको क्रोमेटिन जो पाया था, नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से जाल जैसी संरचना आपको इस जैसी जाल जैसी संरचना आपको दिख रही है। अब यह क्या होता है, इंटरफेज जो स्टेज आती है और डिवीजन के लिए सेल तैयार हो रही है तो इसमें जो क्रोमेटिन नेट है जो खुलने लगता है और इस तरह से आपको क्रोमोसोम या क्रोमेटिड दिखने लगते हैं। तो ये क्रोमेटिड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, किससे जुड़ा हुआ है, सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है। इस तरह से यह धागे जैसी संरचना आपको शो हो रही है। इसमें न्यूक्लियोलस भी आपको दिखाई दे रही है। जो क्रोमेटिड होते हैं वो सेंट्रोमियर से यहाँ जुड़े होते हैं। अब इंटरफेज स्टेज के बाद ही जो प्रोफेज स्टेज शुरू होती है। अब जो प्रोफेज स्टेज शुरू हो रही है तो प्रोफेज स्टेज में जो क्रोमेटिड थे इस तरह से लिपटे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दिख रहे हैं। तो क्रोमेटिड जो हैं लिपटे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें न्यूक्लियोलस भी दिखाई दे रही है आपको, मेम्ब्रेन भी दिख रही है। अब क्या होगा, तो यह स्टेज कौन सी कहलाती है, अर्ली प्रोफेज की स्टेज होती है जो क्या कहलाती है, स्पाइरिम स्टेज। स्पाइरिम स्टेज कहा जाता है। इसमें जो क्रोमेटिड होते हैं एक दूसरे से लिपटे हुए या ओवरलेप करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। तो इसमें क्या है, न्यूक्लियोलस भी दिखाई दे रही है, यानी केंद्र का भी आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद प्रोफेज, ये अर्ली प्रोफेज की स्टेज होती है। अर्ली प्रोफेज के बाद मिडिल प्रोफेज की स्टेज आती है। मिडिल प्रोफेज में क्या होता है, मिडिल प्रोफेज में जो क्रोमेटिड होते हैं वो थोड़ी डार्क कलर के हो जाते हैं या उनका रंग गहरा हो जाता है और यह एक दूसरे से इस तरह से लिपटे हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़े फोल्ड होने लगते हैं। और न्यूक्लियोलस जो है वो रप्चर्ड होने लगती है, हल्की हो जाती है। और जब आपकी जो प्रोफेज खत्म होने वाली होती है तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है वो कम दिखाई देती है या रप्चर्ड होने लगती है और न्यूक्लियोलस तो गायब ही हो जाती है। और इनका जो कलर होता है वो और डार्क हो जाता है क्रोमेटिड का। तो ये जो क्रोमेटिड हैं इनका जो एक भाग है इस तरह से ये जुड़ा हुआ है क्रोमेटिड, तो जो इतना भाग है वो क्रोमोसोम कहलाता है। तो इस तरह से ये दो क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड जुड़े हुए हैं, दो क्रोमोसोम एक सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। अब जब जो प्रोफेज की स्टेज है वो खत्म हो जाती है, इसके बाद स्टेज शुरू होती है कौन सी, ये फर्स्ट स्टेज जो होती है काफी लंबी होती है और बाकी स्टेज की तुलना में यह काफी लंबी होती है। इसके बाद स्टार्ट होती है मेटाफेज स्टेज। जब मेटाफेज स्टेज स्टार्ट होती है तो क्या होता है, एक स्पिंडल लाइक या तुर्क जैसी संरचना बन जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये स्पिंडल बन जाता है तो क्या होता है, दो पोल का फॉर्मेट हो जाता है। जब पोल यानी ध्रुव का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ ये फाइबर्स होते हैं, ये तंतु होते हैं जो इन्हें हम सपोर्टिंग फाइबर्स कहते हैं। यह जो रहते हैं क्रोमोसोम को या क्रोमेटिड को पकड़े हुए रहते हैं, इस तरह से जकड़े रहते हैं या इसको एक तरीके से सहारा प्रदान करते हैं। तो ये सहारे से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये जब जुड़ा हुआ रहता है तो इसको क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहा जाता है। किसको कहा जाता है, क्रोमेटिड को। अब जो क्रोमेटिड होते हैं, अब ये क्रोमेटिड जो जुड़े हुए हैं सेंट्रोमियर के बीच के जो सेंट्रोमियर है उससे अलग होने लगते हैं। तो जो अगली स्टेज शुरू होती है एनाफेज स्टेज। जो मेटाफेज स्टेज है वो काफ़ी छोटी होती है। अब इसके बाद स्टेज शुरू होती है
एनाफेज स्टेज। अब जब एनाफेज स्टेज स्टार्ट होती है तो क्या होता है, क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। इस तरह से जो क्रोमेटिड है यहाँ पॉइंट पे जुड़े हुए हैं और ये एक दूसरे की तरफ खिंचने लगते हैं। इनमें क्या लगने लगता है, रिपल्सिंग फोर्स। क्या लगने लगता है, रिपल्सिंग फोर्स इनमें फॉर्मेट हो जाता है और ये एक दूसरे से विपरीत दिशा में खिंचने लगते हैं। जब ये खिंचते हैं अपनी अपनी पोल्स की तरफ, तो ये दिख रहे हैं आपको, तो अलग अलग दो भागों में बंटना शुरू हो जाते हैं। ये इक्वेटर से दो भागों में बंटना शुरू हो जाते हैं। अब दो भागों में बंटने हैं तो क्या होता है, जो टीलोफेज इसके बाद स्टार्ट होती है, क्या एनाफेज की जो ये अर्ली एनाफेज स्टेज थी, शुरुआत में एनाफेज स्टेज में इस तरह से होता है। अब इसमें क्या होता है, जी एनाफेज है तो एनाफेज ही स्टेज, लेकिन लेट, यानी वो अर्ली थे, वो पहले की शुरुआत की अवस्था थी, ये अंत की अवस्था है। एनाफेज जो होती है इसमें खिंचाव होने लगता है और ये दूर दूर जाने लगते हैं। इस तरह से क्या होता है, इक्वेटर से ये काफी दूर चले जाते हैं एक दूसरे से और ये अलग अलग हो जाते हैं। तो ये क्या बन जाता है, ये क्रोमोसोम बन जाते हैं। अभी ये क्रोमेटिड कहला रहे थे क्योंकि एक सेंट्रोमियर से इस तरह से जुड़े हुए थे। अब ये दो भागों में बंट गए हैं तो ये क्रोमोसोम कहलाते हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं प्रत्येक व्यक्ति में या प्रत्येक पौधे में या कोई भी पौधा या कोई भी व्यक्ति स्पेसिफिक, तो सब में इनकी संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। क्रोमोसोम की संख्या फिक्स होती है। इसकी डिसबैलेंसी से कोई भी एनिमल होगा उसमें रोग हो जाएंगे और पौधों में भी इस तरह से डिजीज हो जाती हैं अगर क्रोमोसोम का डिसबैलेंस होता है। तो क्रोमोसोम की संख्या सभी पौधों में या जंतुओं में एक निश्चित होती है। तो ये जो क्रोमोसोम का रूप ले लेते हैं और क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। अब इसके बाद स्टार्ट होती है चौथी स्टेज, जिसको हम क्या कहते हैं, टीलोफेज। कौन सी स्टेज, टीलोफेज। टीलोफेज जो स्टार्ट स्टेज होती है तो इसमें क्या होता है, बीच में सेल प्लेट का निर्माण हो जाता है इक्वेटर में। जब सेल प्लेट का निर्माण होता है तो ये अलग अलग जो न्यूक्लियस का, या ऐसे कह सकते हैं डॉटर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होने लगता है। तो इसके जब डॉटर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा तो ये जो क्रोमोसोम है इसके अंदर चले जाएंगे और ये दो भागों में बटी गए हैं, अलग अलग न्यूक्लियस बन गया है, तो इसमें क्रोमोसोम चले जाएंगे और डॉटर सेल का निर्माण हो जाएगा। तो जो लेट टीलोफेज है उसमें आपको देख रहे हैं कि दो डॉटर सेल का निर्माण होता है, यानी एक मदर सेल से दो डॉटर सेल का निर्माण होता है। और जो संख्या है क्रोमोसोम की इसमें और इसमें समान होती है, इनके गुण भी समान होते हैं। तो आपने देखा कि जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन कई प्रकार से होता है और हमने आपको सेल डिवीजन में माइटोसिस बताई। तो माइटोसिस में क्या है, 4 स्टेज होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। सबसे लंबी स्टेज कौन सी होती है, प्रोफेज स्टेज होती है। मेटाफेज है, प्रोफेज की तुलना में काफी छोटी होती है। मेटाफेज स्टेज में स्पिंडल का फॉर्मेशन हो जाता है, स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है और दो पोल्स का निर्माण होता है, बीच में इक्वेटर का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद जब एनाफेज स्टेज आती है तो इसमें जो क्रोमोसोम बन जाते हैं, क्रोमेटिड जो रहते हैं अलग हो जाते हैं, क्रोमोसोम का निर्माण हो जाता है और ये क्रोमोसोम जो होते हैं कहीं भी आकार के, कहीं एल आकार के, इस तरह से आपको देखने को मिल रहे हैं। इनका शेप अलग अलग हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, दो डॉटर सेल का निर्माण होने लगता है तो न्यूक्लियस अलग अलग फॉर्मेट हो, बीच में सेल प्लेट का निर्माण हो जाता है। अब आपको हमने बताया कि इसमें सेल प्लेट का निर्माण हो जाता है। अब सेल डिवीजन जो मैंने आपको बताया था, माइटोसिस की प्रोसेस बताई थी, माइटोसिस की प्रोसेस मैंने आपको माइटोसिस की प्रोसेस बताई। माइटोसिस की प्रोसेस भी दो भागों में बटी होती है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, जो स्टेज आप पढ़ रहे थे वो थी कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन। अब इसके बाद इसकी सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस में होता है, ये आपने देखा सेल प्लेट का निर्माण हो गया। जब सेल प्लेट का निर्माण होता है तो इसमें गोल्जी बॉडी, बीच बीच में गोल्जी बॉडी रहते हैं जो, तो गोल्जी बॉडी के पास वेसिकल्स, आपको मैं
तो जो गोल्जी बॉडी रहते हैं, गोल्जी बॉडी में क्या होता है, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स रहते हैं। तो जी जो वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स रहते हैं, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर तो रहता ही है। क्या है ये, गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी बॉडी है। जब ये स्पिंडल का जो फॉर्मेशन होता है, ये सेल प्लेट का निर्माण हो गया, इस तरह से ये सेल प्लेट बन गई। तो पहले तो ये वेसिकल्स दूर रहते हैं, उसके बाद ये सेल प्लेट के पास पहुंच जाते हैं। सेल प्लेट के पास पहुंचने के बाद ये किनारे पर पहुंचते हैं, तो न्यूक्लियस की जो ऊपर की तरफ पहुंचते हैं, सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है तो फिर सेलुलोज के द्वारा सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। जब सेल वॉल बन गई तो सेलुलोज का मिक्सअप हो गया। इसमें मिडिल लैमेली का भी निर्माण हो जाता है, मिडिल लैमेली का निर्माण भी हो जाता है। तो ये सब कहाँ कलेक्ट होते हैं, इस स्थान को क्या कहते हैं, फ्रेगमोब्लास्ट। फ्रेगमोब्लास्ट कहा जाता है। उस स्थान पर इन सब का निर्माण होता है। इसके बाद जब सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है तो साइटोकाइनेसिस का भी, यानी साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन भी हो जाता है। जब साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन होता है, साइटोप्लाज्म का, तो फिर क्या होता है, इसे साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। साइटोकाइनेसिस। तो आपने कैरियोकाइनेसिस में क्या है, न्यूक्लियस का डिवाइडेशन हुआ। किसका डिवाइडेशन हुआ, न्यूक्लियस का। लेकिन साइटोकाइनेसिस में क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का। तो इसमें न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस दो भागों में बटा है। आपने देखा कि न्यूक्लियस दो भागों में बटा है, लेकिन इसमें क्या है, साइटोप्लाज्म, जिसमें न्यूक्लियस रहता है, यहाँ लिक्विड फॉर्म में पदार्थ भरा रहता है, इसका डिवाइडेशन होता है तो ये भी दो भागों में बढ़ जाता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, साइटोकाइनेसिस। जब साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन होगा तो साइटोकाइनेसिस, और जब न्यूक्लियस को होगा तो कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस को वैसे भी कैरियन कहा जाता है एक तरीके से। जब कैरियन कहा जाता है तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, कैरियोकाइनेसिस। ये किस में पाई जाती है, ये प्लांट सेल में पाई जाती है। जो न्यूक्लियस का जो माइटोसिस प्रोसेस है वो प्लांट सेल में पाई जाती है, दो भागों में बटी होती है। और इसकी कैरियोकाइनेसिस जो न्यूक्लियस का डिवाइडेशन है वो चार भागों में बटा है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और जो उसकी प्रोफेज स्टेज है वो काफी लंबी होती है। इसमें नेट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे क्रोमेटिड कहते हैं। क्रोमेटिड बाद में क्रोमोसोम का निर्माण कर लेते हैं धीमे धीमे, और अलग अलग क्रोमेटिड से, सेंट्रोमियर से दो भागों में बट जाते हैं अपनी अपनी पोल्स की तरफ। जब स्पिंडल का फॉर्मेशन हो जाता है तो खिंच जाते हैं, वो नई सेल का निर्माण, एक कोशिका से, एक मदर सेल से दो डॉटर सेल का निर्माण होता है। तो ये तो हो गई आपकी माइटोसिस की प्रोसेस कि माइटोसिस में क्या होता है। और माइटोसिस की खोज किसने की, माइटोसिस की खोज डब्ल्यू फ्लेमिंग ने कौन से साल में की, 1882 में। कहाँ होती है, रूट टिप पे होती है, और रूट टिप पे होती है, और किस पे होती है, स्टेम्स के अपर पार्ट पे, ग्रोइंग रीजन कहा जाता है जिसे। अब आ जाइए सेल डिवीजन के, सेल डिवीजन का कह सकते हैं महत्व, एक तरीके से कोशिका विभाजन का महत्व, कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन, इसका महत्व क्या इंपॉर्टेंट है इसका हमारे लिए, कि सेल डिवीजन से क्या फायदा है। सबसे पहले सेल डिवीजन से क्या होता है, सेल की ग्रोथ होती है। क्या होती है, सेल की ग्रोथ होती है। दूसरा भाग, जब सेल डिवीजन होता है तो ग्रोथ होती है, और सेल डिवीजन से नई सेल का निर्माण होता है, नई सेल का फॉर्मेशन होता है। नई सेल का फॉर्मेशन होता है। सेल डिवीजन जो होता है, सेल डिवीजन से क्या होगा, नई सेल का फॉर्मेशन होगा। और जो मदर सेल होती है, मदर सेल में जितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, मदर सेल में जितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, उतने ही क्रोमोसोम की संख्या किसमें पाई जाती है, डॉटर सेल में पाई जाती है। डॉटर सेल में, डॉटर सेल में सेम क्रोमोसोम की संख्या पाई जाती है। और अगला पॉइंट, जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन से क्या होता है, नए टिश्यू का
या नए ऊतकों का निर्माण होता है। ऊतकों का निर्माण होता है। तो सेल में वृद्धि होती है, सेल के और पार्ट भी डेवलप होते हैं, सेल से नई सेल का निर्माण होता है, एक सेल से दो सेल्स का निर्माण होता है, नई सेल का फॉर्मेशन होता है, और जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो उतनी ही पाई जाती है, यानी सेम टू सेम या सोमेटिक सेल्स में पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, बिना फ्यूजन के, इसमें गैमीट का फ्यूजन नहीं होता, गैमीट के फ्यूजन के बगैर ही नई सेल का निर्माण हो जाता है, नए प्राणी का निर्माण हो जाता है। और इस सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन क्या होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आधार होती है। क्या होती है, आधार होती है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, फिर उसके बावजूद भी नई सेल का निर्माण हुआ। तो आपने देखा कि मैंने क्या बताया, मैंने आपको सेल डिवीजन की माइटोसिस प्रोसेस बताई। माइटोसिस प्रोसेस जो होती है दो भागों में बटी होती है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस होती है 4 स्टेज में होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इसके बाद साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस जो होती है उसमें भी नई सेल का फॉर्मेशन होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन होता है। और जो कैरियोकाइनेसिस थी उसमें न्यूक्लियस का डिवाइडेशन होता है। और सेल डिवीजन का महत्व कितना है, इससे क्या होता है, नई सेल का फॉर्मेशन होता है, और सेल का फॉर्मेशन होता है नई सेल का, लेकिन एक सेल से दो सेल का निर्माण होता है। उसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है एज इट पाई जाती है, यानी जितनी है उतनी ही उसमें पाई जाती है। नए टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, सेल की अपनी ग्रोथ होती है। और जो सेल डिवीजन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक आधार होता है, क्योंकि इसमें गैमीट का फ्यूजन तो हो नहीं रहा है, फिर भी नई सेल का निर्माण हो रहा है, और नई सेल का फॉर्मेशन होगा बिना इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, फिर भी नई सेल का निर्माण होगा। गैमीट का फ्यूजन नहीं होगा, फिर भी नई सेल बन रही है। एक नए प्राणी का जन्म होता है, पौधा हो या जंतु कोई भी हो, लेकिन ये जो माइटोसिस प्रोसेस है ये केवल पौधों में पाई जाती है। तो कल मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।